व्यूवर्स, मैं हूं हसान और मैं जा रहा हूं कैम्ब्रिज फ्रॉम मिसिसागा थ्रू बैक रोड्स। क्योंकि इसकी ख़ास बात यह है कि बड़ा पीसफुल होता है, बड़ी साफ़ सुथरी रोडें होती हैं, ट्रैफिक नहीं आपको मिलता और बड़ा मज़ा आता है ट्रैवल करने का, क्योंकि ग्रीनरी नज़र आती है तो आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। तो ये कि आपको रास्ता दिखाऊंगा और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा ये राउट। तो कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जो है थोड़ी सी क्लियर आए। मोबाइल असल में मेरे पास वो क्या कहते हैं, गाड़ी में मोबाइल सेट करने के लिए प्रॉपर ब्रैकेट नहीं था या प्रॉपर हैंडल नहीं था, तो मैंने गाड़ी के फ्रंट पे जो है वो कैमरे को सेट किया है। तो अभी फ़िलहाल हम मिसिसागा में ही हैं। यहाँ पे अंदर गलियों से जो है वो होके मेन जो छोटे हाईवेज़ बने हुए हैं उधर पहुँचेंगे। तो दो तरह के यहाँ पे हाईवेज़ हैं ना बेसिकली। एक तो वो कंट्री साइड हाईवेज़ होते हैं जहाँ पे 70 to 80 जो है वो आपकी मैक्सिमम स्पीड होती है, और दूसरे जो हैं वो आपके क्या कहते हैं मेन हाईवेज़ होते हैं जहाँ पे 100 से लेके 110 तक स्पीड होती है। तो ओंटारियो की बात करें, ओंटारियो का जो सबसे मेन हाईवे है वो 401 है, जो कि अक्सर मेजर सिटीज़ के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो डायरेक्टली आपके हाईवे पे नहीं आती हैं, और उस सिनेरियो में आपको ये करना पड़ता है कि भाई आप जो है वो ऑल्टरनेट राउट्स लेते हैं या वो वाले राउट्स लेते हैं जहाँ पे कंट्री साइड होती है। तो मेरा ये है कि मैं जो है जब कंट्री साइड वाला जो राउट होता है उसको मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जैसा मैंने पहले बताया था कि ग्रीनरी होती है वहाँ पे, आपको मुख्तलिफ सीनरी देखने को मिलती है, मतलब लैंडस्केप्स और पहाड़, और किसी जगह हो सकता है आपको कोई पानी बहता हुआ नज़र आ जाए, लेक्स नज़र आ जाए। तो उससे होता है कि आपके ट्रैवल का ट्रैवल हो जाता है और आपका माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है। तो अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि मतलब मिसिसागा से मैं कैम्ब्रिज कैसे जा रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो उनको जो है वो आज फ़्लाइट लेनी थी एयरपोर्ट से, मिसिसागा एयरपोर्ट से टूवर्ड्स क्यूबा। तो वो जो है वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ जो है वो वहाँ पे 4 दिन की वेकेशंस के लिए जा रहे हैं। तो मैं उनको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने आया था। तो वापसी में मैं आ रहा था तो मैंने कंपेयर किया कि भाई वैसे भी छुट्टी का दिन है तो मुझे जाने की कोई इतनी जल्दी तो है नहीं, ठीक है जी। तो मैंने भी कंपेयर किया, तो जो मेन हाईवे था उस पर ट्रैफिक की सूरत हाल ये है कि ऑल्दो कि वहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, लेकिन ट्रैफिक इतनी है कि अभी मैं अगर इस हाईवे से जाऊँ, मतलब कंट्री साइड से जाऊँ, तो यहाँ पे जो है मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा घर पहुँचने में, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेन हाईवे लूँ, ठीक है, तो मुझे 1 घंटा 15 मिनट लगेंगे। तो 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये रास्ता थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्मूथ होगा, इसमें मुझे बार बार ब्रेक्स नहीं अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जो है वो इस रास्ते से स्मूथली जाऊं, ब्रेक्स कम अप्लाई करूं, और साथ साथ जो है वो जो भी वेदर है, वेदर भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, हल्के हल्के से बादल आए हुए हैं। तो अभी यहाँ पे 25 डिग्रीज़ है, लेकिन बाहर हवा चल रही है और बड़ा प्यारा सा मौसम है, जो जिसे कहते हैं ना कि गर्मियों का परफेक्ट मौसम जो है वो ये है, जो बारिश होने से बिल्कुल पहले का मौसम होता है, जिसमें ठंडी ठंडी हवा भी चल रही होती है और ये कि धूप भी नहीं आपको लग रही होती है। तो आप गर्मी इंजॉय कर लेते हैं, और जो एक्सट्रीम गर्मी की कंडीशन होती है उससे भी आप जो है वो बच जाते हैं कि भाई पसीने वगैरह नहीं आ रहे और आपको मतलब और कुछ करने का नहीं सोचना, ठीक है। बहरहाल तो अभी जो है वो मैं यहाँ से क्रेडिट व्यू रोड या क्रेडिट व्यू ड्राइव या रोड है कैसे यार, क्रेडिट व्यू रोड से जो है वो मैं राइट टर्न लूँगा, और उसके बाद ये कि दूसरे साइड पे, दूसरे मोबाइल पे मैंने जीपीएस लगाया हुआ है, तो ये जो है वो मुझे गाइड कर रहा है कि भाई आपने कहाँ कहाँ से जाना है। गूगल मैप्स पे लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जी अगर कोई बीच में, अब जैसे मैंने गूगल मैप्स से सेलेक्ट कर दिया था कि भाई अवॉइड हाईवेज़, क्योंकि मैं हाईवे से नहीं जाना चाहता, मैं जो है वो फेरी से जाना चाहता हूँ, मैं स्मॉल रोड से जाना चाहता हूँ, ये छोटे हाईवेज़ कंट्री साइड से जाना चाहता हूँ जहाँ पे 70-80 की स्पीड हो, लेकिन मेरा ओवरऑल जर्नी जो है वो बहुत स्मूथ गुजर जाए। तो अभी जो है वो मैं
बेसिकली उसी की तरफ जा रहा हूँ, तो उससे मैंने वो लगा दिया था। बहरहाल सॉरी, मैं आपको ये बात बता रहा था कि गूगल मैप्स की खास बात ये होती है कि विद इन, अगर ये जो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि भाई हाईवे पे नहीं जाना और नॉर्मल मैंने कंट्री साइड पे जाना है, तो इसमें भी जो है वो आपको ये ऑप्शन दे देता है कि भाई अगर बीच में कहीं कंट्री साइड में भी कहीं ट्रैफिक जैम है या कोई और फास्टर राउट है कंपैरेटिवली जिस पे आप जा रहे हैं, तो आपको ये ऑप्शन देगा कि भाई हाँ ये एक और रास्ता है, इससे जाना है, ये थोड़ा सा 3 मिनट पहले आप पहुंच जाएंगे। तो फिर मैं उस राइड को अगर सेलेक्ट कर देता हूँ तो मेरा मैप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। पर जर्नी तो मैंने स्टार्ट कर दी है। अभी रास्ते से जो है वो मैंने टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी भी ले ली है, और ये कि आराम से कॉफ़ी पीता पीता जो है आराम से जो है वो मैं घर पहुँचूँगा। और ये कि आपको ये सीनिक व्यू भी जो है, थोड़ा मैं जिस सीनिक व्यू से जा रहा हूँ वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो अभी यहाँ पे मुझे बता रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ब्रिटानिया से जो है वो कह रहा है कि आप लेफ़्ट टर्न ले लें। तो अभी थोड़ा बहुत जो है वो मैं सिटी में रहूँगा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं ऐसे एरिया की तरफ आ जाऊँगा जहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं कनाडा के गांव वाली साइड आ जाएगी, कंट्री साइड आ जाएगी। तो वहाँ पे जो है वो फिर ज़ाहिर बात है डिस्टेंस पे हैं घर, नेबरहुड जो है वो थोड़े थोड़े फासले पे हैं, तो वहाँ पे बड़ा स्मूथ और बड़ा मज़े का सफ़र हो जाता है, मज़े का जर्नी हो जाता है। अच्छा, मतलब ट्रैवल तो कर रहे हैं, मैंने कहा आपको थोड़ा सा रोड का ओवरव्यू भी दे दूं, लेकिन साथ साथ मैंने कहा कि और कुछ बात अगर आप लोगों के साथ शेयर की जा सके या और कोई नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों को पास ऑन कर सकूं, तो इस डिस्कशन और इस जर्नी के दौरान जो है वो मैं वो भी आपके साथ जो है वो पास ऑन कर दूंगा। तो ये जो बेसिकली सिग्नल पे, जिस सिग्नल पे मैं रुका हूँ अभी, इसे कहते हैं ब्रिटानिया रोड। तो ब्रिटानिया रोड जो है, अभी मैं यहाँ से लेफ़्ट लूँगा और उसके बाद फिर मैं अगेन अपने गूगल का वेट करूँगा, क्योंकि ये मिसिसागा जो है वो एक दूसरा सिटी है। मैं कैम्ब्रिज में रहता हूँ, तो यहाँ के रास्तों से मैं इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ। सिर्फ उन्हीं रास्तों के बारे में मुझे ज़्यादा पता है जहाँ पे मेरे दोस्त अहबाब रहते हैं, तो उन रास्तों पे बगैर GPS के भी मैं पहुँच जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत दफ़ा जो है वो मैं जा चुका हूँ। अच्छा, तो जी मैं आपसे कह रहा था कि जैसे जैसे जर्नी जो है वो हमारा चलता रहेगा, वैसे वैसे आपके साथ बातें भी करेंगे। कल अहमद भाई ने जो है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड की इस बारे में कि भाई कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए, कोई भी चीज़ इनिशिएटिव लेने के लिए वेट नहीं करो। तो उन्होंने वो एक सीरीज़ स्टार्ट की है, और उम्मीद है कि अहमद भाई जो है उस पर और वीडियोस भी, उसी तरह की और वीडियोस भी, इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, और कोशिश होगी कि अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो उसी चीज़ पे जो है वो मुझे एक बात याद आ गई कि एक लफ्ज़ होता है इंग्लिश का प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट? वो हम सारे लोगों में होता है। वो बात ये होती है कि हम कहते हैं जी आज का काम जो है ना वो हम कल पे डालते हैं, और जिस जगह आपने आज का काम कल पे डालना शुरू हो कर दिया ना, तो मसला ये होता है कि वो काम जो है वो फिर कभी नहीं होता है। ठीक है, अब मैं जो हूँ वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ, ठीक है, और मेरा जो काम है, अभी मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में होता हूँ, और वहाँ बेसिकली मेंटेनेंस डिपार्टमेंट लीड करता हूँ, मैं मेंटेनेंस मैनेजर देयर, और मेरे अंदर 24 स्किल ट्रेड्स आते हैं। स्किल ट्रेड मतलब जो मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद सैलरीड स्टाफ है, मेरे सुपरवाइज़र हैं जो कि लुक आफ्टर करते हैं स्किल ट्रेड्स की जॉब्स कंप्लीशन एग्जीक्यूशन, उनकी जिम्मेदारी होती है। मशीन मेंटेनेंस और जो डिफरेंट टास्क होते हैं, सेफ्टी वगैरह वगैरह ऑफ द वर्क प्लेस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और फिर मेरा एक प्लानर है जो मेरे अंडर काम करता है, जो कि बेसिकली जो भी इक्विपमेंट पे हमने प्लान मेंटेनेंस एग्जीक्यूट करनी है या ब्रेक डाउन सिचुएशन होती हैं, तो उसका डाटा एनालिसिस करना कि भाई कौन से वाले फेलियर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम उन पे फोकस करें और कोई ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे भाई क्यों ये फेलियर बार बार हो रही है, यानी उसकी रूट कॉज आइडेंटिफाई करें और फिर उसका करेक्टिव एक्शन या उसका सलूशन
उसका हल, परमानेंट हल जो है वो हम ढूंढें। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में ही जाऊँगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं उस वर्क प्लेस पे काम करता हूँ, तो वहाँ से मैंने एक चीज़ ये सीखी कि क्योंकि 24/7 हमारी वर्क प्लेस है पूरी, हमारे पास मतलब सैकड़ों के हिसाब से इक्विपमेंट मौजूद है, तो मेंटेनेंस तो डे टू डे मेंटेनेंस होती है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होती है, और बहुत सारे काम ऐसे निकलते होते हैं जो आपने प्लान नहीं किए हुए होते हैं, ठीक है। फिर अब आप उन चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करें, तो काफ़ी ऐसे काम होते हैं जो आसान होते हैं, ठीक है जी। काफ़ी ऐसे काम होते हैं जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी थिंकिंग होती है। तो उसमें ये होता है कि अगर तो आपने ये करना शुरू कर दिया जी, काम की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया, और हर एक काम को जो है वो करना शुरू कर दिया कि भाई ये काम इस दिन करेंगे, ये काम इस दिन करेंगे, ये काम इस दिन करेंगे। हाँ, वो आपको एबिलिटी तो देगा कि आप भाई ऑर्गेनाइज होकर काम कर लें, ठीक है। लेकिन मसला ये होता है कि उसमें आपके काम पाइल अप होते रहते हैं, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि आपके पास कैपेबिलिटी और वर्क फोर्स नहीं होती कि सारे कामों को उस ऑर्गेनाइज टाइमलाइन के हिसाब से किया जा सके। तो एक स्ट्रैटेजी जो मैं अपनाता हूँ, ठीक है जी, किसी भी मतलब काम को सही तरीके से करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसके बजाय इससे पहले कि मैं लिस्ट बनाना शुरू करूं, मैं ये आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि भाई कौन सा काम जो है वो लो हैंगिंग फ्रूट है, मतलब ऐसी चीज़ जो 2 मिनट में हो, जो उसको करके फारिग कर लो, ताकि आपके पास वो वाली चीज़ें रह जाए ना हो जिसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग अब करनी है, ठीक है। तो बेसिकली उससे ये होता है कि आपकी लिस्ट छोटी हो जाती है। जब लिस्ट छोटी हो जाती है तो आपको ईजी लगता है अगला काम करने के लिए। बहरहाल मैंने आपको काफ़ी बड़ी इसकी वो डिटेल एग्जांपल दे दी, और जिन चीज़ों के बारे में मैं इतनी डिटेल में भी फ़िलहाल नहीं जाना चाहिए था, मैं चला गया। लेकिन मैंने कहा चलो रास्ता थोड़ा सा लंबा है, 1.5 घंटे का रास्ता है, तो मतलब बहुत सारी बातें होंगी, तो मैंने कहा चलो एक ये बात भी कर दी जाए। लेकिन सिंपल सी एग्जांपल आपको मैं इस चीज़ की ये दे सकता हूँ कि भाई हम लोग अक्सर कहते हैं ना यार, फॉर एग्जांपल भाई आपने जो है वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आपका सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट आ चुका है, अब आप कह रहे हैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आप वेट करते हैं जी वीकेंड आएगा ना, फिर आराम से बैठ के करना। लेकिन ये वो चीज़ है जो क्विकली आप करना शुरू करें तो फ़ौरन से हो जाती है, राइट। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। जब आप एक चीज़ को अगली चीज़ पे डालते हैं, मतलब एक दिन के काम को अगले दिन के काम पे डालते हैं, तो फिर वो पेंडिंग ही होता रहता है, ठीक है। आप उस तक पहुंचते नहीं, और हो सकता है फिर बहुत ही अर्जेंसी और रश में जाके इन दी एंड आप वो काम करें। तो बजाय इसके कि अपने आप को मुश्किल में डालने के लिए, काम तो क्योंकि हमेशा बढ़ते रहेंगे, काम तो हमेशा पाइलअप होते रहेंगे, तो जो काम आप फ़ौरन से कर सकते हैं उसको उसी वक्त कर दिया करें। तो ये जो है वो मैंने कहा मैं आपसे बात करूँ। बहरहाल हम अपने रास्ते की तरफ गामज़न हैं, तो उधर से ब्रिटानिया से हमने टर्न लिया था। अब जो है वो हम इस पे जा रहे हैं, तकरीबन मज़ीद 15 किलोमीटर इस रोड पे हम जाते रहेंगे, और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे GPS हमें क्या बताता है। मेरे ख्याल से ये हमें बता रहा है कि ट्रेमाइन रोड पे जो है वो उसके बाद आपने राइट लेना है। तो ट्रेमाइन रोड जो है वो काफ़ी लंबी रोड है, वो बेसिकली मिसिसागा से निकल के होती मिल्टन के थ्रू जाके जो है वो मिल्टन पे जाके मेरे ख्याल से रुकती है। मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन मुझे ये याद है कि मैं एक दफ़ा इस रोड से आया हुआ हूँ, और देखते हैं जाके कि क्या सीन होता है। अच्छा जी, देखें हम अब ये आपको सामने जो है वो खुले फार्म्स और खेत नज़र आ रहे हैं, तो ये एक निशानी है कि भाई हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंट्री साइड की तरफ जो है वो मूव हो रहे हैं। और अभी भी जो है वो मज़ीद 11 किलोमीटर मुझे इस रोड पे ड्राइव करना है, ट्रेमाइन रोड पे टर्न लेने से पहले। तो चलते हैं, देखें कैसा रहता है जर्नी। मेरे ख्याल से या एक दफ़ा मैं पहले इस जर्नी से आया हूँ, तो मैंने कहा कि चलो मैं इस जर्नी से जाऊँ तो इस रूट से जाऊँ, तो ये कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूँ, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मज़ा आएगा। जी, अब वो ट्रेमाइन रोड का राइट टर्न जो करीब आ रहा है अब, और हम जो हैं वो कंट्री साइड की तरफ दाखिल हो रहे हैं। ओपन लैंडस्केप्स, बहुत ही खूबसूरत
व्यू जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये मज़ा आता है कंट्री साइड पर ट्रैवल करने का। ट्रेमाइन रोड का इंटरसेक्शन, यहाँ से जो है वो हम राइट लेंगे। ये नहीं जी, राइट टर्न हमने ले लिया है। मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी थी कि भाई मैं कैमरा से ही सेट कर दूं ताकि आप लोगों को थोड़े से व्यूज़ जो हैं वो मैं दिखा सकूं। और ये कि बस रास्ते की तरफ गामजन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत व्यूज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल पीसफुल जो है वो आपका सफ़र होता है, बड़ा मज़ा आता है। पर मैंने कहा इतना लंबा जर्नी कर रहा हूँ तो ये कि आप लोगों के साथ और बातें भी की जाएं, कोशिश की जाए कि आप लोगों को मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ मैं दूँ। तो अभी थोड़ी देर मैं पहले सोच रहा था कि भाई किस टॉपिक पे बात की जाए। तो मेरे ख्याल से मैं आपको अपना थोड़ा सा जर्नी बताता हूँ। मुझे कनाडा में आए हुए तकरीबन जो है वो 6 साल हो गए। इस साल के अप्रैल में 6 साल हो गए। 2017 के अप्रैल में जो है वो मैं कनाडा आया था। तो मेरा जर्नी बेसिकली ऐसे स्टार्ट हुआ कि मेरे मामू हैं, वो यूएई में रहते थे और वो जो है वो 2003 में कनाडा मूव हुए अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो वो यहाँ पे मूव हुए। फिर ये है कि उनका चक्कर पाकिस्तान लगा, तो जो उनकी बेटी थी उनके साथ जो है वो मेरे वालिदैन ने जो है वो मेरा रिश्ता तय किया और मेरी उनके साथ शादी हो गई। तो 2015 में जो है मेरी उनसे शादी हुई और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर बात है वो शादी के बाद जो है वो 3 महीने वहाँ पे रुकी और फिर कनाडा वापस आ गई। कनाडा वापस आने के बाद जो है वो हमने इमिग्रेशन का मुझे यहाँ बुलाने का, मुझे कनाडा बुलाने का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट किया। साथ साथ बातें भी कर रहा हूँ। खैर आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये देखें कि कितने खूबसूरत लैंडस्केप होते हैं और कितनी पीसफुल ड्राइव होती है। अभी जिस सिटी के बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल पैरेलल मैं चल रहा हूँ, उसको मिल्टन कहते हैं। ये मिल्टन ओंटारियो है। आपको इसके घर नज़र आ रहे होंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेमाइन रोड से मेरा पहले चक्कर लग चुका है और जो है वो मैं जब यहाँ पे आया था तो मिल्टन में किसी फैमिली फ्रेंड्स थे तो उनसे मिलने के लिए आया था। तो वही है कि आप इस रोड पे आते हैं तो ट्रेमाइन रोड का थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था। अभी आगे जीपीएस जो है वो हमें डेरी से लेफ़्ट टर्न लेने के लिए बता रहा है। बिल्कुल सामने ही सिग्नल नज़र आ रहा होगा आपको, तो वो डेरी रोड है जहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे। बार तो इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। तो इमिग्रेशन का प्रोसेस ऐसे स्टार्ट किया कि भाई कनाडा में मुख्तलिफ़ किस्म की इमिग्रेशन हैं जिससे आप जो है वो कनाडा आ सकते हैं। उनमें से एक जो है वो फैमिली स्पॉन्सरशिप है। क्योंकि मेरी जो है वो मेरी कज़न के साथ शादी हो गई थी तो हम लोगों ने स्पाउसल फैमिली स्पॉन्सरशिप के अंदर एक और सेक्शन है, वो है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप। तो उन्होंने उसके थ्रू जो है वो अप्लाई करना शुरू किया। तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे इनके जानने वाले एक इमिग्रेशन लॉयर थे, जीएम एसोसिएट्स के नाम से जो है वो मिसिसागा में उनका ऑफिस है। मेरे ख्याल से उनका फैमिली ओन बिज़नेस है। जॉर्ज एंड मैकी, ये दो लोग जो हैं वो ये कंपनी चलाते हैं। तो उनके थ्रू जो है हमने प्रोसेस स्टार्ट किया। तो उन्होंने जो है वो हमसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगी। तो वो डॉक्यूमेंटेशन जो बेसिकली है वो वही होती है, वो वही फॉर्म्स होते हैं जब आप कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाते हैं और उसमें आप फैमिली स्पॉन्सरशिप, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको, और फिर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देता है जो आपको फुलफिल करने होते हैं, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका सिक्योरिटी स्टेटस, आपका एजुकेशनल स्टेटस, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, सारी चीज़ों की डिटेल जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं। एंड सिंस कि भाई ये स्पाउसल स्पॉन्सरशिप होती है तो आपको एविडेंस भी देना होता है कि हाँ भाई वाकई आप लोगों की शादी जो है वो तय पाई है और आपकी शादी हो चुकी है, आपको उसका प्रूफ भी देना होता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमने इकट्ठे किए। मुझे तकरीबन मेरी वाइफ जो है मेरी मई में शादी हुई थी और वो अगस्त में वापस गई कनाडा। तो उसके बाद मुझे 3 महीने लग गए ये सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने में, जिसमें मुझे अपना नादरा से जो है वो अपना सर्टिफिकेट, नादरा से मुझे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ा। मुझे मैरिज सर्टिफिकेट अपने निकाहनामा की बेस पर लेना पड़ा, इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन। मुझे जो है वो अपना नाइकॉप बनवाना पड़ा यहाँ पे आने के लिए। और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जब मैंने कंप्लीट कर ली, पासपोर्ट मेरे पास पहले से था तो वो मैंने पहले ही बनवा लिया था। तो
मेरे पास ऑलरेडी था। तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मैंने हम लोगों ने अपने लॉयर को सबमिट की। अच्छा, ये आप काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये काम डायरेक्ट भी किया जा सकता था, क्योंकि लॉयर ने जो फ़ीस ली वो तकरीबन $1500 के करीब उन्होंने फ़ीस ली। लेकिन लॉयर क्योंकि हम पहली दफ़ा कर रहे थे ये प्रोसेस, तो हम थोड़ा कंफ्यूज थे कि भाई कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर गलती हो जाए तो इमिग्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं भाई ये डॉक्यूमेंट नहीं आपका पूरा, ये नहीं पूरा, तो आप वापस वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो बहरहाल हमने इनके थ्रू अप्लाई किया, अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की। ये क्या करते हैं कि उस डॉक्यूमेंटेशन से गो थ्रू करते हैं, और कोई गलती हो, कोई चीज़ चेंज करनी हो तो वो आपको बताते हैं। काम आप ही कर रहे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो वो उन्होंने बीच में 2-3 फॉर्म में हमारी कुछ गलतियाँ निकाली थी, तो वो हमने फिर करेक्ट की, और फिर ये कि इन लोगों ने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के तकरीबन 6 महीने के बाद जो है वो मुझे कैनेडियन गवर्नमेंट से जो है मतलब इमिग्रेशन ऑफिस से जो है वो मुझे आया कि भाई जाके अपना मेडिकल करवा लें। तो मैंने फिर जाके अपना मेडिकल करवाया। इनके जो है वो सिलेक्टेड मेडिकल पैनल्स बने हुए, वहाँ से आप जाते हैं, आप फ़ीस देते हैं और मेडिकल करवाते हैं। फिर मेडिकल के रिजल्ट जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन जो है वो आपकी एप्लीकेशन नंबर, क्योंकि आप इनको देते हैं, तो वहाँ आपके सबमिट हो जाते हैं। और फिर वो थोड़ा अर्सा लगता है, वो रिव्यू करते हैं, और वो फिर आपका स्टेटस अपडेट हो जाता है कि भाई आपके ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हमने मांगे थे वो रिसीव हो चुके हैं। पर उसके बाद जो है वो मज़ीद 2 महीने के बाद फिर इमिग्रेशन ऑफिस से जो है कैनेडियन गवर्नमेंट के इमिग्रेशन ऑफिस से हमें मैसेज आया कि जी आपने ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं प्रोवाइड किया। हालांकि हमने प्रोवाइड किए थे, लेकिन उनसे मिस हो गए, क्या हुआ, लेकिन फिर हमने वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा से प्रोवाइड किए उन्हें। और फिर उसके 1 महीने के बाद जो है उनका मैसेज आया कि भाई अब अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट करवा दें। जहाँ पे आपको ये मैसेज आ जाए पासपोर्ट सबमिट करवा दें, तो मतलब ये है कि अब आप पासपोर्ट सबमिट करवा रहे हैं और इस पर वीज़ा लग के वापस आएगा। ठीक है जी। तो मैंने नवंबर 2015 में प्रोसेस स्टार्ट किया था, और सितंबर में जो है वो मैंने पासपोर्ट सबमिट करा, मेरा वीज़ा लग के आ गया। सितंबर 2016 में मेरा वीज़ा लग के आया, और वो वीज़ा जो होता है वो बेसिकली 6 महीने के लिए वैलिड होता है। लेकिन उन्हीं 6 महीने के अंदर आप ट्रैवल करते हैं, और जब आप कनाडा पहुंचते हैं तो आपको फिर PR कार्ड मिल जाता है, और वही आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है बैक एंड फोर्थ जाने के लिए। तो खैर मैंने पासपोर्ट सबमिट किया, वीज़ा लग के वापस आया। सितंबर में किया था मैंने, तो मेरे ख्याल से 15-20 दिनों में मेरा वापस आ गया था। और उसके बाद मैंने डिस्कशन की अपनी फैमिली से, मामू वगैरह से डिस्कस किया। तो उस वक्त मैं ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में जॉब कर रहा था। एंड पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जब आप जॉब करते हैं तो आपकी पूरी फैमिली जो है वो आप पे डिपेंडेंट होती है। ख़ासतौर पे मैं घर का बड़ा था, तो पूरी फैमिली मेरे पे डिपेंड कर रही थी। छोटा भाई जो है वो छोटा सा बिज़नेस कर रहा था, लेकिन इस तरह से इनकम नहीं होती कि आप पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो मैं पाकिस्तान में एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, वहाँ पे काम करता था अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद। तो वो सारी चीज़ें देखनी थी कनाडा आने से पहले कि भाई फैमिली का सेटअप कैसे होगा पाकिस्तान में, जब मैं छोड़ के जाऊँगा कैसे मैनेज होंगे, फाइनेंसेस, बजट कैसे मैनेज होगा, ये सारी चीज़ें देखनी थी। दूसरी एक चीज़ कि भाई जब मुझे कनाडा आना था, तो मुझे आते साथ ही जो पहली चीज़ करनी थी वो ये थी कि भाई मुझे जॉब देखनी थी। तो क्योंकि सितंबर में आया था और सर्दियां ऑलमोस्ट शुरू होने वाली होती हैं, तो मुझे सारों ने मशवरा दिया कि भाई जब सर्दियां ख़त्म हो जाएं, जब गर्मियों का स्टार्ट हो, तो तब आप कनाडा जाएं, ताकि आपको जॉब फंड करने में, इधर उधर मूव अराउंड करने में आपको आसानी हो। तो मुझे ये मशवरा बहुत अच्छा लगा, और जो है वो मैंने अपनी टिकट्स जो हैं वो अप्रैल 2017 की बुक करवाई कि भाई चलो बिल्कुल सर्दियों का एंड हो रहा होता है और गर्मियाँ शुरू हो रही होती हैं, तो तब मैं जाऊँगा और फिर मैं अपनी पूरी एफर्ट करके जो है वो जॉब हंट करूँगा और जॉब हासिल करने की कोशिश करूँगा। तो ये सारा सिनेरियो था। बहरहाल आप देख रहे हैं कि हम जो है वो कंट्री साइड वाले रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है, स्पीड लिमिट जो है वो 70 और 80 के दरम्यान है, और अब जो है वो बारिश शुरू हो गई है। तो ये जो सीन है ये थोड़ा सा और ख़ूबसूरत हो जाएगा। आई होप कि मैं आप लोगों को क्लियर जो है वो बता सकूँ और दिखा सकूँ, क्योंकि गाड़ी के आगे जो है वो बिल्कुल शीशे से क्लोज मैंने फ़ोन रखा हुआ है, और बारिश की वजह से गाड़ी के वाइपर चलना शुरू हो गए। तो ये सीन है। बहरहाल एनीवेज, तो वो सारा सिनेरियो हुआ।
और मैं जो हूँ वो फिर कनाडा जो है अप्रैल में मैं कनाडा के लिए मैं रवाना हुआ। तो मैंने अपनी जो टिकट्स बुक की थी वो मैंने इधर यहाँ पे कनाडा में एक एजेंट था, उसने जो मेरी 1 वे टिकट बुक की अप्रैल 6 को जो है वो मेरी फ़्लाइट थी। फ़्लाइट से अब ज़ाहिर बात इससे पहले मैं कभी जहाज़ में भी नहीं बैठा हुआ था, तो फ़्लाइट का एक्सपीरियंस भी बड़ा अमेजिंग सा था। शुरू में तो मुझे बहुत डर लगा जब मैं जहाज़ में बैठा, तो सारे रास्ते मतलब जहाज़ उड़ने से पहले मैं यही सोचता रहा कि भाई अब उड़ेगा तो क्या होगा, मतलब क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना था भाई बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है जब जहाज़ टेक ऑफ कर रहा होता है वगैरह वगैरह। खैर मैं बैठा उसमें और बस एक्साइटेड भी था कि भाई मैं एक नए मुल्क जा रहा हूँ, नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेकिन पर वो मैं जब जहाज़ टेक ऑफ किया तो बड़ा मुझे अजीब सी फीलिंग आई। थोड़ी देर के लिए मेरे कान भी बंद हो गए। फिर जहाज़ आके थोड़ी देर जाके हवा में जाके जब स्टेबल होता है तो उस वक्त थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुआ। बहरहाल ये 14 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट थी PIA से, और फिर मैंने जो है वो टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड किया और वहाँ पे जो है मेरी फैमिली इंक्लूडिंग माय वाइफ ये लोग मुझे लेने आए हुए थे। जिस दिन मैं पहुंचा, ऑल्दो के सर्दियों का अख्ताम था, जिस दिन मैं पहुंचा उसी दिन जो है वो हल्की हल्की सी बर्फ़बारी भी हुई। तो मैंने उस चीज़ को देख के मैं बड़ा अमेज़ हुआ, क्योंकि हालांकि हम लोग पाकिस्तान में मरी वगैरह जाते थे बर्फ़बारी देखने के लिए, लेकिन एक ऐसी प्लेन जगह पे जो कि बिल्कुल पहाड़ी जगह, हालांकि कनाडा जो है वो थोड़ा माउंटेनियस है, लेकिन एक बिल्कुल प्लेन जगह जहाँ पे आप जा रहे हैं एकदम से आपको इस तरह का वेदर मिला तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बहरहाल मैं इस तरह जो है वो कनाडा पहुंच गया। अच्छा जी, तो हम लोग अपने सफ़र की तरफ गामज़न हैं और साथ साथ बातें भी कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना पीसफुल, कितनी स्मूथ ड्राइव है, लेकिन बार बार ब्रेक्स नहीं लग रही हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है आपको घर पहुंचने में, लेकिन ये कि ओवरऑल आपका जर्नी बड़ा पीसफुल और बड़ा पुरसकून होता है, दिमाग आपका फ्रेश हो जाता है इस तरह के रास्तों से आने से। तो अभी जो है हमारा GPS हमें बता रहा है हम ट्रिमाइन रोड पे हैं, जैसे हम ट्रिमाइन रोड पे हैं, लेकिन आगे हमें बता रहा है मिलब्रो टाउन लाइन रोड से जो वो हमने आगे राइट टर्न लेना है। ठीक है जी। तो बहरहाल ये टाउन लाइन रोड जो है वो मेरे ख्याल से ये सीधा कैम्ब्रिज के पास ही निकलती है। तो लेकिन ये कैम्ब्रिज की वो वाली साइड है, ये कैम्ब्रिज की बिल्कुल दूसरा कोना है, उस कोने से जहाँ पे मुझे जाना है। हम लोग जो है वो प्रेस्टन वाली साइड पे रहते हैं। ये टाउन लाइन वाली साइड जो है ये कैम्ब्रिज का दूसरा कोना है। तो जब हम कैम्ब्रिज पहुँचेंगे तो ज़ाहिर बात है हमें थोड़ा बहुत शहर में भी ड्राइव करनी पड़ेगी अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँचने के लिए। तो ये कि हम जा रहे हैं और साथ साथ सीनिक व्यू भी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये व्यू जो है वो बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप लोग भी ट्राई करेंगे इसके बाद कि भाई अगर मिसिसागा से कैम्ब्रिज या कैम्ब्रिज से मिसिसागा जा रहे हैं तो आप बैक रोड्स लें या कंट्री साइड की रोड्स लें। और यहाँ पे इस रोड पे ट्रैवल करने की वही मैं आपको बता रहा था कि घर जो है एक घर दूसरे घर से बड़े डिस्टेंस पे, ठीक है, तो आपको वो थोड़ा सा नेबरहुड, अगर आप इस तरह की जगहों पे रह रहे हैं तो थोड़ा सा नेबरहुड वाला फैक्टर लैक करता है। लेकिन यहाँ पे रहने का, गर्मियों में रहने का बड़ा मज़ा है, मतलब पीसफुल। आप सुबह सुबह उठें और आपके इर्द गिर्द इतनी ग्रीनरी हो, आप सुबह सुबह जो है वो बाहर निकलें, आप वर्जिश करें, आप दोस्तों को इनवाइट करें, आप बेसिकली सीनरी को एंजॉय करें, आप बहुत एंजॉय करेंगे ओवरऑल। लेकिन वही सर्दियों में इस तरह की जगहों पर रहना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो है ये हम तकरीबन 400 मीटर या 400 मीटर जो है वो दूर रह गए ये मिलब्रो टाउन लाइन। तो इधर से जो है हम राइट टर्न लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आगे ये हमें क्या इंस्ट्रक्शन करता है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया भाई मिलब्रो का, और जो है वो हम बस यहाँ से स्टॉप साइन है, यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद राइट टर्न लेंगे। चले जी,
अल्हम्दुलिल्लाह ये जी हमने राइट टर्न ले लिया है। अब यहाँ पे देखें जी 60 का बोर्ड लगा हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ा स्लो चलाना होगा। अब ये एक टाउनशिप सी है, एक ये गांव सा है। अब ये देखें यहाँ के गांव कितने खूबसूरत होते हैं और रोड्स कितनी अच्छी बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर ये है कि जो टाउन कंट्री साइड होती है, यहाँ पे ज़्यादातर वो लोग रहते हैं जिनके ना फैमिली ओन बड़े अरसे से फार्म्स हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं। उन फार्म्स में ना सिर्फ नॉर्मल खेत बल्कि उसमें जो है वो आपके गाय भैंसें और इस तरह की चीज़ें भी रखी हुई हैं कि भाई डेयरी फार्मिंग हो रही है या मीट फार्मिंग हो रही है या मुर्गियाँ रखी हुई एग फार्मिंग हो रही है। तो वो ये लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह की जगहें जो मेन सिटी से हट के हों ताकि पुरसकून काम हो सके और लोगों में शोर ना जाए और पोल्यूशन ना जाए, क्योंकि सिटी में ऑलरेडी और काफ़ी चीज़ों की पोल्यूशन होती है। अच्छा, तो आगे जो है ये हमारा जीपीएस हमें कह रहा है कि जी कंसेशन रोड से जो है वो हमें लेफ़्ट लेना है। वो भी तकरीबन आ ही रही है, तकरीबन 210 मीटर की और रह गई है। और उसके बाद जो है वो हम यहाँ से जो है वो लेफ़्ट टर्न लेंगे और मेरे ख्याल से उसके बाद थोड़ा बहुत हमें सीधा चलना होगा। लेकिन ये मल्टीपल राउट्स हैं। अगर आप बैक रोड से जा रहे हैं तो सिर्फ एक रास्ता नहीं, बहुत सारी रोड जो हैं वो आपको कैम्ब्रिज की तरफ या दूसरे शहरों की तरफ लेके जाती हैं। और ये इन रोडों का वही कॉन्सेप्ट है कि भाई जब मेन हाईवेज़ नहीं होते थे तो यही रोड होती थी और सारे लोग जो आज से 15-20 साल पहले इन्हीं रोड से ट्रैवल करते थे और सारे सफ़र इन्हीं रोड से करते थे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कैनेडा की जो बैक रोड्स हैं वो आपको बताती हैं कि यार कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे और कितना ज़्यादा ओपन लैंड है यहाँ पे। ठीक है, बहरहाल अभी बारिश थोड़ी सी तेज़ हो रही है तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को व्यू इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा। उम्मीद है कि बारिश थोड़ी सी स्लो डाउन हो तो आप लोग जो है वो सही से जो है वो व्यू एंजॉय कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब बारिश होती है तो शीशा थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल होता है देखना, ख़ास तौर पे कैमरा में। तो उम्मीद है कि ये थोड़ा बहुत सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये कि फिर यहाँ से मुझे बता रहा है कि 5 किलोमीटर आपको थोड़ा बहुत ट्रैवल करना है इस पर और उसके बाद जो है वो आप हाईवे 6 लेते हैं। ठीक है जी, हाईवे 6 मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी हाईवे जो कि हाईवे 6 और हाईवे 8 जो है ये कैम्ब्रिज और हैमिल्टन, खासतौर पर हाईवे 6 जो है हैमिल्टन टू कैम्ब्रिज और ब्रैडफोर्ड तक मेरे ख्याल से जाती है। पर अभी तो बारिश अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा हो रही है तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इतना ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ पा रहा होगा। मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ, थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है वो बारिश जो है इस वक्त काफ़ी तेज़ हो रही है, लेकिन फिर भी इस बारिश में स्लो चलाने का अपना ही मज़ा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। मेरा मसला ये है कि मैं फ़ोन ज़्यादा देर हाथ में नहीं पकड़ना चाहता क्योंकि फिर इशू होता है। ऑफ कोर्स लॉ के अगेंस्ट है, राइट, तो आपको और फिर आप ड्राइविंग भी इतना केयरफुली नहीं कर सकते। अभी भी आप देख सकते हैं बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही है, तो आप लोगों को इतना क्लियर अभी नज़र नहीं आ रहा होगा। ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई है। मैं कह रहा था मौसम बहुत अच्छा है, मुझे इस तरह का मौसम पसंद है बारिश से बिल्कुल पहले का। लेकिन ये कि बारिश ना हो तो ये कि आप लोगों को क्लियर नज़र आए, लेकिन इस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, तो अल्लाह ताला की रहमत है। और बस अब इसको आप इंजॉय करें। कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा सीनिक व्यूज़ आपके साथ शेयर करूं और ये कि आपके साथ बातें भी करता रहूं साथ साथ, ताकि आप जर्नी ओवरऑल इंजॉय करें। तो बस हम अपने रास्ते की तरफ गामजन है। थोड़ी देर में हमें राइट टर्न लेना होगा हाईवे 6 के लिए। जी आप चेक करें कि आगे जो है वो बिल्कुल धूप है और थोड़ी आगे मुझे सूखी रोड नज़र आ रही है। तो एक पोर्शन में जो है वो बारिश हो रही है और लग रहा है हम बारिश से निकल रहे हैं बिल्कुल। और जो है जैसे मेरे ख्याल से हाईवे 6 पे जैसे हम करीब पहुंचेंगे तो बारिश बिल्कुल ख़त्म होने वाली हो जाएगी, लग तो यही रहा है। तो बिल्कुल हम हाईवे 6 के पास पहुंचने वाले हैं। देखिए हमें कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं। आगे वाली रोड आ गई है। तो ये बड़ी खूबसूरती है कनाडा के वेदर की कि भाई आधे पोर्शन में बारिश हो रही है और एकदम से आप धूप में आते हैं, आप फिर बारिश में चले जाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त लगता है आपको। ये देखें, एकदम से बारिश ख़त्म हो गई और हम हाईवे 6 पे पहुंच गए। यहाँ से राइट टर्न लेंगे।
ये हम जो है वो हाईवे 6 पे मैंने थोड़ी देर रोकी थी, मैंने कहा कैमरा दोबारा से आगे सेट कर दूं, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे भी दोबारा से बारिश शुरू हो गई है। अब देखते हैं कि कितनी देर हमें बारिश मिलती है। मैंने राइट का सिग्नल लगाया है, अब मैं रोड पे वापस हाईवे पे आऊँगा। पीछे मेरे जो है वो गाड़ी उतरी है और ट्रक भी आ रहा है, तो वेट कर लेते हैं ट्रक का। जैसे ट्रक निकल जाएगा और दूसरी गाड़ियाँ निकल जाएंगी तो फिर जब रोड क्लियर होगी तो हम जो है वो अपना टर्न ले लेंगे और फिर रोड पे आ जाएंगे। बारिश तो बहुत ही तेज़ हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो तो सकता है हमें वो ज़्यादा नज़र आए, क्योंकि फ्लैश होते साथ ही पानी जो है वो निकल जाता है। मैं काफ़ी देर से निकलने की यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ और ये फाइनली जो है मैं निकल गया। ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है पीछे से आने वाली। अभी देखेंगे 80 का हाईवे, पर बारिश की आवाज़ भी इतनी ज़्यादा है कि मुश्किल होगा आप लोगों को ज़्यादा सीनिंग दिखाना। होपफुली थोड़ा सा आगे जाके बारिश जो है स्लो डाउन हो जाएगी, तो फिर ये कि हम थोड़ी सी और सीनिंग जो है वो देख सकेंगे। अच्छा, मुझे बता रहा है कि हाईवे 6, हालांकि मैं हाईवे 6 से अगर सीधा भी जाऊँ तो मुझे पक्की उम्मीद है कि मैं कैमरे ही मुझे लेके जाएगा, लेकिन ये मुझे कह रहा है कि आप हैमिल्टन 97 जो हाईवे है आप उसकी तरफ मोड़ लें, तो मैं जो है वो GPS की इंस्ट्रक्शन फॉलो करूँगा। देखते हैं भाई किस रास्ते से जो है वो मैं ये लेके जाएगा। बारिश तो बहुत ही तेज़ हो रही है और बारिश की आवाज़ भी आप लोगों को सनातन आ रही होगी, क्योंकि शीशे पे आके चिपक रही है बारिश। यहाँ पे देखें हल्के से छोटे से पोर्शन में बारिश हल्की है। बादल असल में बड़े काले और गहरे बादल आए हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस साइड पे हम आगे जा रहे हैं उस साइड पे थोड़ी सी बारिश कम होगी, लेकिन चूँकि इसने हमें मुड़ने के लिए कहा है तो हम मुड़ने में भी यहाँ से थोड़ा सा कंपैरेटिवली जल्दी पहुँचते होंगे, तो गूगल ने शायद इसलिए ये वाला राउट जो है हमें रिकमेंड किया है। ये देखें जी, खूबसूरत जगह। आगे से अच्छा, अब ये सफ़र जो है तकरीबन 21 किलोमीटर हमें कह रहे हैं कि आराम से आप इस पर ट्रैवल करें। होपफुली बारिश जो है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाए ताकि आप जो है वो सीनिक व्यू जो है वो देखते रहें साथ साथ। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा और आप लोग खुद भी जो है वो ट्राई करेंगे यहाँ पे आने की। आपके साथ जो है वो मैं अपनी कनाडा आने की स्टोरी शेयर कर रहा था, और अप्रैल 6 को जब मैं कनाडा पहुंचा तो वही पिछली वीडियोस में मैंने अहमद भाई के साथ जो वीडियो बना रहा था उसमें भी मैंने बात की थी कि जी आप जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो ये जो SIN नंबर होता है, ये सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी आइडेंटिटी बनती है। तो जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले तो वो फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन साइन करना होता है। उसमें होता है कि भाई अपने साथ कोई फूड आइटम तो नहीं ला रहे आप अपने साथ कोई बेचने के लिए चीज़ तो नहीं ला रहे, जेवरात तो नहीं ला रहे, हाई वैल्यू आइटम तो नहीं ला रहे, तो वो सारे डिक्लेयर करना होता है अगर ला भी रहे हैं आप लोग। और उसके बाद जो है आप SIN नंबर लेते हैं और SIN नंबर जो है वो आपके आइडेंटिटी बनता है, ड्राइवर लाइसेंस से आइडेंटिटी, और आपकी जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है बेसिकली ये देखेंगे। बारिश तबाही किस्म की बारिश है, अब मैं आपको बता नहीं सकता, आप लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या बात है यार, मतलब मज़ा आ जाता है इस तरह के सीनिक वेदर पे बारिश के साथ ड्राइव करने में।
बारिश से बचने के लिए। तो यहाँ पे दरख्तों की थोड़ी बहुत छाँव है, तो हमें बारिश का इतना पता नहीं लग रहा, प्रेशर कम है, तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत क्लियर नज़र आना शुरू हो गया होगा। कनाडा पहुँच गया, सिन नंबर ले लिया। उसके बाद अगेन मेरी सबसे पहला जो टारगेट था ये था कि जॉब लेनी, क्योंकि पाकिस्तान में जो मैं जॉब कर रहा था, जब वो मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने 31 मार्च को मेरा आखिरी दिन था और 6 अप्रैल की मेरी फ़्लाइट थी। तो मैंने इस तरह से की कि भाई मैं अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज़ कर सकूं, अपनी मैक्सिमम ग्रेचुटी जो बेसिकली प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी होती है वो सेव कर सकूं, ताकि वो जो है जब तक मेरे पास जॉब नहीं है तो पाकिस्तान में मैं कुछ छोड़ के जाऊँ जो कि फैमिली की सपोर्ट हो जाए थोड़ी बहुत। तो तकरीबन 2 महीने की मेरी सैलरी के बराबर था, तो वो पैसे जो है वो मैं पाकिस्तान छोड़ के आया और मेरे पास 2 महीने का टाइम था जिसमें मुझे जॉब जो है वो देखनी थी और ढूंढनी थी। तो जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा भाई जब आप कनाडा आ रहे होते हैं तो जॉब आपको मिलना आसान नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है जॉब। काफ़ी लोग ऐसे भी उन्होंने मुझे एग्जांपल्स दी। ये देखें जी क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है बारह। तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा कि भाई 3-3 साल भी लग जाते हैं जॉब मिलने, पहली जॉब लैंड करते वक्त। लेकिन आप जब आ रहे होते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है, आप कहते हैं कोई मसला नहीं यार, कर लेंगे, कोई भी जॉब होगी कर लेंगे। लेकिन जब बंदे पे पड़ती है ना तो फिर बंदे को एहसास होता है कि यार ये वो बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो बहरहाल 2 महीने थे मेरे पास, तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया। जो मेरे पास रेज़्यूमे बनी हुई थी उसको यूज़ किया, मैंने जॉब पे अप्लाई किया। और जब मैं जॉब पे अप्लाई कर रहा था तो मुझे आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे जो है वो एक फर्म है जिसे कहते हैं YMCA, ठीक है जी। तो YMCA बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट या कहने ओंटारियो के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो न्यू कमर्स की काफ़ी हेल्प करते हैं। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने जो है वो सबसे पहला काम ये किया, उन्होंने कहा जी मुझे अपनी रेज़्यूमे दिखाओ। मैंने उनको रेज़्यूमे दी तो उन्होंने कहा जी ये रेज़्यूमे आपकी ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे एक फॉर्मेट दिया कैनेडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से और उनका अपनी रेज़्यूमे को जो है वो इस पर कन्वर्ट करो। तो मैंने जो है वो अपनी रेज़्यूमे उसके मुताबिक जो है वो रीफॉर्मेट की और उसके बाद मैंने दोबारा अप्लाई करना शुरू किया। तो वो जो फॉर्मेट था यहाँ पे ये देखा जाता है कि भाई आपकी रेज़्यूमे में बहुत ज़्यादा वर्डिंग नहीं हो, आपकी स्किल्स क्या हैं आप उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हो और फिर थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस जो आप क्लियरली बता रहे हो कि भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप इस एक्सपीरियंस को इस जॉब के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो आपको ये साथ साथ उसमें थोड़ा सा बताना होता है, डिक्टेट करना होता है। बाहर ये देखें कितने खूबसूरत लैंडस्केप है और थोड़ी सी धूप वाला सेक्शन आ गया है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। तो बहरहाल मैंने अपनी रेज़्यूमे अपडेट की और फिर अप्लाई करना शुरू किया। तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे 2-3 जगह से इंटरव्यू की कॉल आई। अब मैंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद जो है वो मैं वेट किया कि भाई शायद मुझे मेरी किसी जगह सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुई। तो मुझे साथ साथ ये एहसास हो पा रहा था कि मैं अभी सही तरह से इस कल्चर में और इनके सिस्टम में सही तरह से ना मर्ज नहीं हुआ और मैं वो कैनेडियन एक्सपीरियंस जो मुझे चाहिए यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब लैंड करने के लिए मे बी मैं वो लैग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके सिस्टम को सही तरह से शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो 2 महीने थे मेरे पास और मैंने उसमें कोशिश की, लेकिन जो मेरी प्रीवियस एक्सपीरियंस मेरे एकेडमिक से रिलेटेड या मेरी फील्ड की जॉब थी वो मेरी नहीं लग पाई। तो जब ये टाइम करीब आ रहा था तो मुझे साथ साथ ये भी इस बारे में परेशानी थी कि यार अगर मेरी जॉब नहीं लगती टाइमली तो घर में बजट जो पाकिस्तान में फैमिली है फाइनेंसेस में कैसे मैनेज करूँगा। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे एक टेम्प्रेरी एजेंसी थी उसके पास गया मैं और उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये लेबर जॉब है और संडे से जो है वो आप स्टार्ट कर दें। तो नाइट शिफ्ट की पोजीशन थी, एक ऑटोमोटिव कंपनी थी गाड़ियों के बम्पर बनाने वाली। वहाँ पे जो है वो मुझे एज अ ऑपरेटर जॉब मिली और वो नाइट शिफ्ट की जॉब जो है वो मुझे करनी पड़ी तकरीबन 11 महीने, जिसके बाद जाके मुझे फाइनली वो जॉब मिली जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड थी या मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड थी। तो उसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या स्टोरी है, वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। बहरहाल मैंने कहा कि सफ़र कर रहा हूँ तो साथ साथ बातें भी करता रहूँ आप लोगों के साथ, ताकि आपका जर्नी जो है वो इतना ज़्यादा बोर ना गुजरे। तो ये कि बताइएगा कैसा लगा आपको, कैसी लगी वीडियोस।
इंशाल्लाह ये कि और इस तरह के बैक रोड्स की और ट्रैवल की वीडियो भी जो है वो मैं बनाना शुरू करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। बहरहाल डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो हम पहुँच रहे हैं। ये जो है वो मुझे सीधा जो है वो कैम्ब्रिज की मेन स्ट्रीट की तरफ लेके जा रहा है। तकरीबन 12 किलोमीटर जो है वो इस पर और ट्रैवल करना है और उसके बाद जो है वो हम मेन स्ट्रीट पे जाके निकलेंगे। तो उम्मीद है, ये देखें जी यहाँ पे एक कंजर्वेशन एरिया, वैलेंस लेक कंजर्वेशन एरिया, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आप अंदर जाए तो आप कैंप साइट भी होगी आई बिलीव, एंड यहाँ पे साथ लेक भी होगा जहाँ पे आप जाके फिशिंग वगैरह कर सकते हैं या कनूइंग कर सकते हैं या अपनी बोट लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की जगहें बहुत हैं और कनाडा में बहुत ओपन लैंडस्केप्स हैं। देखें जी खूबसूरती तो यहाँ बेतहाशा है, बस देखने वाली आँख चाहिए। देखें कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए नज़र आ रहे हैं और कितना पीसफुल सीधा सीधा रोड है। बहुत मज़ा आता है इस रोड पे ट्रैवल करने का। प्यार तुम्हें इतना करते हैं तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे ओ बेहरवा, बोलो क्या कब आओगे मोरा सैया मुझसे बोले ना। बस कैम्ब्रिज की हदूद में हम लोग दाखिल होने लगे। देखें जी कितना खूबसूरत व्यू है। आ गया इंटरसेक्शन कैम्ब्रिज का। बस यहाँ से हम अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। बस आपको ये शहर की आबादी बढ़ती हुई नज़र आना शुरू हो गई है। ये जी पहुँच गए कैम्ब्रिज अल्हम्दुलिल्लाह। कैम्ब्रिज के जो है वो गार्ड एरिया ओल्ड कैम्ब्रिज के करीब है। तो ये गलियों से होते हुए जो है वो हम अपने घर पहुंच जाएंगे। कैम्ब्रिज में ब्लेयर रोड पे आ गए हम और इस रोड से सीधा फॉलो करते करते जो है वो हम फाउंटेन स्ट्रीट की तरफ जाएंगे और वहाँ से जो है वो हम राइट टर्न लेंगे तो प्रेस्टन एरिया जहाँ पे हम रहते हैं उसकी बैक साइड आ जाएगी। वो साथ साथ कैम्ब्रिज का एक बहुत ही मेन रिवर चलता है जिसे कहते हैं ग्रैंड रिवर। तो ये बिल्कुल साथ साथ जो है हमारे इस साइड पे ग्रैंड रिवर चल रहा है। होपफुली थोड़ा बहुत अगर नज़र आया आपको तो ये आगे भी फाउंटेन स्ट्रीट जिसकी हम बात कर रहे थे। बस यहाँ से राइट टर्न लेंगे और फिर आगे अपनी गली में मुड़ने के लिए लेफ़्ट ले लेंगे। ये आ गया भाई हमारा एरिया, प्रेस्टन एरिया, लंदन ड्राइव, और इसमें जाके आगे हम एक गली में हमारा घर है। तो बहरहाल ओवरऑल जर्नी मज़े का रहा। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। हमारा जर्नी इख्तिताम को पहुंचा। अपने ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।